तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। पहले तो आपसे माफ़ी मांगते हैं कि आज का ये एपिसोड थोड़ा लेट आपके सामने आ रहा है, क्योंकि आज चंडीगढ़ में बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई और कुछ कारणों करके ना लाइट बहुत घंटे थी और ना इंटरनेट काम कर रहा था। रिकॉर्डिंग पहले कर ली थी, लेकिन जो थोड़ा सा पोर्शन मैंने आपको बताने के लिए दोबारा रीशूट करके फिर इसको अभी अपलोड करेंगे और आपके तक पहुंचेगा, तो इसलिए आज की देरी के लिए क्षमा मांगते हैं। खैर, आज शाम को आज हमारा 501 एपिसोड चल रहा है, 500 पूरे हो गए हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा क्राइम की दुनिया से हट के कुछ बात करनी चाहता हूँ। कभी कभी ज़िंदगी में हल्की फुल्की बातें भी करनी चाहिए, लेकिन ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। आज दोपहर से एक बड़ी चिंताजनक खबर आ रही थी कि मेरे मित्र राजू श्रीवास्तव की तबीयत ठीक नहीं है। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती है और उनका जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी लो हो रहा है। कुछ डॉक्टरों के हिसाब से, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है मेडिकल साइंस की, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। भगवान उनको लंबी उम्र दे। ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ से निकलते हुए भी लोगों की ज़िंदगी में खुशी भरते हैं, उनके लिए हमें बहुत दुआ करनी चाहिए। ऐसे लोग हंसते खेलते ही अच्छे लगते हैं। बीमारी की हालत में उनको देखना बहुत अजीब लगता है, दुखी भी करता है। और मेरा कॉमेडियन से बहुत पुराना रिश्ता है। मैंने बहुत करीब से बहुत सारे उन लोगों को देखा है फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी कैसी भी हो, लेकिन पर्दे के ऊपर या स्टेज के ऊपर या टीवी शोज़ में या लाइव शोज़ में लोगों को हंसा हंसा के रुलाया है। आंसू आ जाते थे लोगों की आंखों से इनकी बातों पे हंसते 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 हंसते। और कई बार तो ऐसा होता था कि बहुत से शो शुरू शुरू में, जब मैं एक ज़माने में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कवर किया करता था, तो बहुत बड़े स्टार के लिए लोग इंतज़ार नहीं करते थे, लेकिन एक कॉमेडियन के लिए इंतज़ार करते थे। और जैसे ही कॉमेडियन आता था तो पूरा हॉल तालियों से गूंज पड़ता था। बहुत बार मैंने देखा है और इनकी ट्रैजिक लाइफ भी देखी है। बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे हुए जहाँ पे कॉमेडियन जो आपको बाहर हंसते खेलते हंसते हंसाते नज़र आते हैं, अंदर से बेचारे बहुत दुखी होते हैं। कई लोगों की पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल पोजीशन, आजकल तो ख़ास तौर पे टेलीविज़न आने के बाद जो डेली सोप अपेराज आने लगे, कुछ कॉमेडी बेस्ड प्रोग्राम बनने लगे, वहाँ पे भले कॉमेडियंस को आगे आने का मौका मिला, लेकिन बहुत बड़ा क्रिमिनल शोषण भी उनका हुआ है। उनके हंसने हंसाने से कुछ बड़ी कंपनीज, टीवी कंपनीज, एंटरटेनमेंट कंपनीज, प्रमोटर्स, वो लाखों करोड़ों रुपए कमा गए। इन लोगों ने भी कमाए, लेकिन अगर आप रेशो देखो तो बहुत बड़ा अंतर होता है। एक ज़माना था जब कॉमेडियंस को एज फिलर यूज़ किया जाता था। जब फिल्म में कहीं कोई फाइट का सीन, गाने का सीन या कोई इस किस्म की डायरेक्टर को पूरी फिल्म बनने के बाद कहीं कोई कमी नज़र आती थी, ऑन एडिटिंग टेबल जब फिल्म की एडिटिंग हो रही होती थी, तो बहुत बार उस कमी को दूर करने के लिए वहाँ पे एक स्पेशल 1-2 दिन की शूटिंग करके एक कॉमेडियन का सीन डाल के उस कमज़ोरी को कवर कर लिया करते थे। मैंने वो फिल्में भी देखी हैं जहाँ पे कॉमेडियन को एज फिलर इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो बहुत कामयाब रहा। और ऐसा ऐसा ओवर द ईयर्स जो कॉमेडियंस का रोल जो था वो एक कई बार तो कॉमेडियन पूरे अपने कंधों पे पूरी फिल्म लेके चला जाता था, और कॉमेडियंस ने एज हीरो भी बहुत सी फिल्में की, बनाई और कामयाब रहे। महमूद उनमें से एक एग्जाम्पल है।
छोटे छोटे रोल करते 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 वो शख्स इतना बड़ा एक कलाकार बन गया, आर्टिस्ट, एक्टर, कॉमेडियन, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, स्पॉन्टेनिटी, मतलब इतना उस आदमी में एनर्जी थी कि वो हर किस्म के काम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, एक्टर से जुड़े हुए कर लेता था और पूरी फिल्म को अपने कंधों पे उठा के ले जाता था। और कई बार तो ऐसा कहा जाता था कि अगर फिल्म में महमूद नहीं है तो फिल्म नहीं चलेगी। तो ये खाली महमूद की बात नहीं थी। उस ज़माने में बहुत चोटी के कलाकार हुआ करते थे, कॉमेडियंस, जिनमें मोहन चोटी एक हुआ करता था, मुकरी था, भगवान दादा था, जॉनी वॉकर था, जॉनी लीवर, जॉनी विस्की बाद में आए, कोका कोला, कैंपा कोला बाद में आए। ये सब कॉमेडियंस के नाम हैं। जैसे अंडरवर्ल्ड में क्रिमिनल्स के नाम होते हैं, टोपी, तलवार, गैंडा, इस किस्म के। तो इसी तरह कॉमेडियंस भी अपनी एक डिफरेंट आइडेंटिटी रखने के लिए अपने नाम इस किस्म के रख लेते थे जो बहुत हटके होते थे। अब ऐसे नाम पढ़ कैसे जाते हैं। केशव मुखर्जी बहुत बड़े कलाकार हुआ करते थे, बंगाली दादा। तो ये लोगों ने एक अपनी कला के सर पे, कला की इनकी जो मास्टरी थी उसके ऊपर इन्होंने अपना कैरियर खड़ा किया। बिना पिए पिए हुए की एक्टिंग करनी, बिना लड़ाई आते हुए लड़ाई करने की एक्टिंग करनी, मतलब ये एक बहुत बड़ा किरदार होता है जो निभाना पड़ता है। तो लेकिन इन लोगों के साथ साथ जो बड़े एक्टर और बड़े जो विलन होते थे वो कई बार इनसे काम करने से कतराते थे। और देखिए इतने बड़े एक्टर, मतलब बहुत पैसे वाले लोग जो खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहा करते थे, यश जौहर जैसे, वो भी कॉमेडी करते थे क्योंकि उनको अच्छा लगता था। और कॉमेडियन के साथ साथ जब वो हीरो बनते हैं, फिल्म को अपने साथ लेके चलते हैं, जब करैक्टर आर्टिस्ट बनते हैं तो फिल्म में रंग ही और हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी आदमी में, जब वो हर सिचुएशन को कूल डाउन करने के लिए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आता है। बहुत से हादसे भी हो जाते हैं। अब जॉनी वॉकर, उनको शायद जॉनी वॉकर जो विस्की है वो पीने का शौक़ था, नाम जॉनी वॉकर पड़ गया। उसके बाद में कोका कोला एक आर्टिस्ट थे, पंजाबी थे, मिलते रहते थे हमारे दोस्तों के साथ, उनकी अच्छी दोस्ती थी, वो हर बात में हंसी मजाक। उसके बाद जॉनी लीवर हिंदुस्तान लीवर में काम करता था, इसलिए उसके साथ जॉनी लीवर साथ में जुड़ गया। तो ये एक इनके जो कहाँ जहाँ काम करते थे वहाँ का नाम इनके साथ कोका कोला की कंपनी में एक ज़माने में काम करता रहा तो उसका नाम कोका कोला पड़ गया। तो इसी तरह बहुत से लोगों ने अपने नाम अपने उस प्रोफेशन के साथ लगा लिए और कई बार बड़ी कड़िक्की में फंस जाते हैं ये लोग। एक बार कहीं जॉनी लीवर के ऊपर कोई तिरंगा को लेके कुछ कंट्रोवर्सी हुई, ये बहुत पुरानी बात है। मैं तभी शायद डेली अखबार में काम करता था और कोर्ट्स कवर किया करता था। कुछ हमारे जो एक रिपोर्टर थे जो कोर्ट्स कवर करते थे वो शायद लंबी छुट्टी पे थे, तो मुझे एक्स्ट्रा काम दे दिया गया। तो मुझे सुबह सुबह कॉर्नर कोर्ट में जाना पड़ता था, फिर एस्प्लेनेड कोर्ट में, उसके बाद में सेशन कोर्ट में, फिर उसके साथ ही हाई कोर्ट की बिल्डिंग थी। वो दिन भर कोर्ट की खबरें इकट्ठी करके मैं शाम को ऑफिस आता था। तो वहाँ पे कोर्ट में मुझे किसी के थ्रू मैसेज मिला कि जॉनी लीवर के ऊपर उसका केस है लेकिन उसको कोई वकील नहीं मिल रहा। बड़ी अजीब सी बात थी, एक कॉमेडियन के ऊपर केस हो गया, तिरंगा की बेअदबी करने का कोई केस था, लेकिन कोई वकील उसका केस लड़ने को तैयार नहीं था। उसके दो कारण थे। एक तो कोई वकील ये नहीं चाहता था कि तिरंगा की बेअदबी का केस है, मैं ऐसा केस लड़ूंगा तो मेरा नाम बदनाम होगा। अब तिरंगा हमारा नेशनल फ्लैग है,
उसकी बेअदबी या बेइज्जती जो होगी तो बुरा लगता है सबको। और दूसरा जो वकील जितने पैसे मांग रहे थे पूरे केस के, जिन लोग जो केस लड़ने को तैयार भी थे, उतने पैसे जॉनी लीवर के पास नहीं थे। तो मुझे किसी का फ़ोन आया, किसी चाहने वाले का, इसके जॉनी लीवर के, कि भाई साहब उसकी हेल्प कीजिए, और वो आदमी तकलीफ़ में है, उसको वकील नहीं मिल रहा, अगर वो कोर्ट में उसका वकील खड़ा नहीं हुआ तो उसको जेल जाना पड़ेगा, अब जमानत नहीं हुई तो जेल जाना पड़ेगा। अब जरा कॉमेडियन है, उसने कुछ कह दिया होगा, लेकिन उसका ये कहना था कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मैंने हमारे नेशनल फ्लैग की कोई बेअदबी की हो। तो मैं वहाँ पे पुलिस, जो एस्प्लेनेड कोर्ट है उसके पीछे पुलिस क्लब है, पुलिस क्लब के कंपाउंड में एक छोटी सी कैंटीन है जिसको पुलिस कैंटीन भी बोल देते हैं। तो वहाँ पे सब पुलिस वाले, कोर्ट के एम्प्लॉइज़, ये सब लोग वहाँ पे नाश्ता पानी करते थे। तो वहाँ पे मुझे मिल गया ये कोर्ट कवर करते करते। तो मैंने इससे बातचीत पूछी, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तो उसने कहा मुझे वकील चाहिए, मेरे पास पैसे इतने नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं तो मुझे सामने से आता हुआ मेरा दोस्त, एक एडवोकेट थे, बहुत बड़े एडवोकेट हैं आज तो वो, मिस्टर मर्चेंट, वो मुझे आते नज़र आ गए। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा मर्चेंट साहब ज़रा ये देखिए, इस आदमी की, ये कॉमेडियन है बेचारा, स्टेज शो करता है, कोई बड़ा आदमी तो है नहीं। मुझे वो जानता है, इसलिए भी था कि एंटोपिल में हम लोग साथ में रहते थे, हमारा प्लेस ऑफ रेसिडेंस एक ही था। थोड़े घर छोड़ के जॉनी लीवर का घर था और उससे थोड़ी दूर मेरा घर था, तो आते जाते हमारी मुलाकात होती रहती थी और बहुत सारे शोज में मिलते गिलते रहते थे हम लोग। तो मैंने वो मर्चेंट साहब को बोला, मैंने कहा इसकी अगर आप हेल्प कर सको तो। वो मर्चेंट बहुत डेयरिंग एडवोकेट था, आज भी बहुत डेयरिंग एडवोकेट है। तो वो बोले कोई बात नहीं, मुझे बताइए। तो वहीं कैंटीन में बैठ गए, तो इससे बातचीत की, जॉनी लीवर से बताइए क्या हुआ। तो उसने पूरा किस्सा वृतांत सुनाया और वो मर्चेंट उसके लिए खड़े हो गए कोर्ट में, बोलते जब पैसा होगा दे देना, कोई बात नहीं। तो उन्होंने उसकी पहली हियरिंग में ही इसकी ज़मानत करवा दी और पूरा वृतांत सुनाया कोर्ट में कि इसको एक सोची समझी किसी साजिश के तहत, कुछ आपसी रंजिश की वजह से इसको फंसाया जा रहा है। इस आदमी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसकी कोई इसने बेइज्जती की या बेअदबी की। खैर, तो उससे हमारी दोस्ती अच्छी हो गई। तो ये एक पुराने किस्से हैं ऐसे लोगों के, ये बहुत ट्रिकी मामला होता है। एक कॉमेडियन जब किसी बात का मखौल उड़ाता है, उनके निशाने पे कौन होता है? वो लोग जो आम पब्लिक में होती हैं, वो पुलिस वाले हों या पॉलिटिशियन हों या समाज सेवक हों या फिर उनके अपने फिल्म इंडस्ट्री के लोग, एक्टर। वो सबसे ज़्यादा उनके निशाने पे कौन होता है? जो ऑलरेडी हाई पोजीशन पे होते हैं, जो पब्लिक गलेयर में होते हैं। अब देखिए, एक कॉमेडियन, वो जो आजकल उनको मिमिक आर्टिस्ट भी बहुत बड़े लेवल पे बन गए हैं, वो धर्मेंद्र के बोलने की नकल लगाएंगे, शत्रुघ्न सिन्हा के डायलॉग सुनाएंगे और लोगों को अच्छा लगता है। देखिए, हालांकि आपके सामने एक असली आर्टिस्ट है, उसको आप सुन रहे हो डायलॉग बोलते हो, लेकिन एक आदमी उनकी नकल लगा के सुना रहा है, वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और आप हंसते हो उन डायलॉग पे, ताड़ियाँ लगाते हो। ये एक कला का एक प्रदर्शन है, आर्ट है उनका। और वहाँ से ये कॉमेडियन कम जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं ये उठ के आते हैं और इनकी कला देखिए। एक एक आदमी 20-20, 25-25 किरदारों की नकल लगा लेता है। एक ही कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज़ भी निकालेगा, अमिताभ बच्चन की आवाज़ भी निकालेगा, विनोद खन्ना बनेगा, अशोक कुमार बनेगा, मनोज कुमार बनेगा, दिलीप कुमार बनेगा, वगैरह वगैरह। तो ये इनकी कलाकारी का अंदाज़ा लगाइए, कितने बड़े कलाकार होंगे। आमतौर पे किसी की नकल लगाना, आवाज़ निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। हम अपने पड़ोसी की आवाज़ नहीं निकाल सकते, अपने भाई की आवाज़ में नहीं बोल सकते, और ये लोग इतनी आवाज़ें निकाल के बोल के एंटरटेन करते। उन्हीं में से राजू श्रीवास्तव एक है। ये एक नई ब्रीड आई थी
लाफ्टर शो से, लाफ्टर चैलेंज से, इस किस्म के जो कॉमेडी बेस्ड शो जो बने, उनमें से एक नई ब्रीड उभर के आई जिसमें बहुत से लोग 25-30 लोग उसमें से निकल के आए। बहुत मेहनत की इन लोगों ने, हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों से निकल के, कोई कानपुर से आ रहा है, कोई पंजाब के संगरूर से आ रहा है, कोई मौड़ मंडी से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है। तो इस किस्म के लोग, छोटे छोटे मिडिल क्लास के लोग आके अपनी कला की बदौलत इतने मकबूल होते हैं कि अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी ज़मीन से जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनका जो कॉमेडी का मसाला मिलता है, मटेरियल, उनको आम लोगों से मिलता है, उनको हाई सोसाइटी ऊपर के लोगों से नहीं मिलेगा। इसलिए उनकी सबसे बड़ी जो मैं उनकी ईमानदारी कह सकता हूँ, मेहनत कह सकता हूँ, शिद्दत कह सकता हूँ, वो ज़मीन के साथ जुड़ी होती है। जब आपको मिलेंगे, बहुत प्यार से मिलेंगे, मोहब्बत से मिलेंगे। और मैं आज ये एपिसोड इसलिए बना रहा हूँ कि उनमें से एक आम घर से निकला हुआ लड़का करोड़ोंपति बन गया अपनी इस कला के सर पे, अपनी इस मेहनत के सर पे। मुझे याद है 2014 में हम मुंबई में सहजर करके एक अखबार था, मैं उसका कंसल्टिंग का एडिटर था। तो हमारे ऑफिस में आ गया एक दिन राजू श्रीवास्तव, बहुत बातें करते रहे। वो तस्वीर मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, हम दोनों की। और उस तस्वीर में मैंने वही शर्ट पहनी हुई है जो आज शर्ट पहन के मैं आपके सामने बैठा हूँ। और इसका मकसद सिर्फ ये था कि मैं ये कमीज बहुत कम पहनता हूँ, लेकिन राजू श्रीवास्तव ने आधा घंटा मेरी इस कमीज़ के ऊपर फिक्रे कस कस के इतना हंसाया हमें पूरे स्टाफ को कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी तारीफ उसकी करता रहा, उसका अंदाज़ था अपना, इसके 2 बटन, इसकी ये लाइनिंग ऐसी लगती है, आप ये कमीज़ मुझे दे दीजिए। बार बार ऐसा मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा आपको आएगी नहीं? बोला मैं पतला हो जाऊंगा। मैंने कहा आप पतले नहीं हुए? तो बोला मैं उस कमीज़ को थोड़ा बड़ा करवा लूँगा, बीच में कुछ कपड़ा और लगवा के, लेकिन कमीज़ मुझे चाहिए। तो इस कमीज़ को लेके आप अंदाज़ा लगाइए उसका दिमाग कितना फर्टाइल होगा। आधा घंटा उसने इस कमीज़ पे वो तवा लगा के रखा और पूरे ऑफिस के स्टाफ को एंटरटेन किया। और मैं इसलिए ये कमीज़ मैं कम पहनता हूँ कि जब पहनता हूँ तो मुझे राजू की याद आती थी। आज फिर उसकी याद आई तो मैंने ये कमीज़ बहुत सालों के बाद दोबारा पहनी। 2014 की बात है, आज 8 साल हो गए मैंने ये कमीज़ संभाल के रखी हुई है। लेकिन आज राजू दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी से जूझ रहा है। पिछले दिनों में परेशान था। उसने अंधेरी के इलाके में जो एक हमारे बहुत बड़ी मॉल है हमारे पास वहाँ उछीवाड़ा एरिया में, इन्फिनिटी मॉल, उसके सामने फॉर्चून टेरेस करके एक बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग, मेन रोड के ऊपर। उसके फर्स्ट फ्लोर पे राजू ने पूरा फ्लोर खरीद लिया। अपने ज़िंदगी के जो पैसे इकट्ठे किए थे मेहनत के, मेरे हिसाब से वो कोई 6-7 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। लेकिन आप देखिए जैसे ही उसने ख़रीदा तो ये था कि बहुत ठिकाने पे बिल्डिंग है, मैं खरीदूंगा तो उसके अंदर छोटी छोटी कैबिन बना के जब पूरा एरिया भी वो किराए पे ले सकता है। वो डेवलपिंग एरिया था, लेकिन हर दुकान उस एरिया में, हर ऑफिस किराए पे चढ़ गया। लेकिन राजू का वो ऑफिस फर्स्ट फ्लोर का पूरा कोई 2 साल तक किराए पे नहीं चढ़ा। राजू बड़ा परेशान रहा। 5 करोड़ रुपया, 5.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके रखा हुआ, 2 साल हो गए, 1 पैसे की रिटर्न नहीं आ रही। बहुत परेशान था। अब अगर वो उसको सस्ता बेचता है तो नुकसान होता है। बड़ी मेहनत से पैसा कमाया था उसने, कोई 2 नंबर का पैसा तो था नहीं, अपनी कला से, अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा। तो अल्टीमेटली 2 साल के बाद उसको वो किराएदार मिला। वो पूरे कांच की जो लंबी वो दीवार थी, उस पर लिखा होता था राजू श्रीवास्तव, प्लीज़ कंटैक्ट फॉर दिस स्पेस राजू श्रीवास्तव। तो ये 2 साल तक बोर्ड ये लगा रहा। सब लोगों ने देखा, लेकिन वो ना किराए पे चढ़ी, ना वो शायद उसमें बाद में बेचने की बात भी सोची, वो बिकी भी नहीं।
अल्टीमेटली 2 साल के बाद वो जगह किराएदार उसको मिला और इसको सुख का सांस आया। बहुत परेशान था उन दिनों में। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके अगर आपको रिटर्न कोई नहीं आती तो परेशानी तो होती है। तो बड़े लोग जो आपको हंसते हंसाते हैं, परेशानियां उनको भी होती हैं। और मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि इतना खुश रहने वाला आदमी, इतना हर दिल अजीज़ नेचर का आदमी, ये मस्त मौला किस्म का आदमी किसी बात की चिंता ज़्यादा करता नहीं था, दिल में रखता होगा ज़रूर, हार्ट अटैक आया। लोग इतने गुनाह करते हैं, जुल्म करते हैं, जुर्म करते हैं, हेरा फेरियाँ करते हैं, ठगी मारते हैं, उनको कभी हार्ट अटैक नहीं आता। अच्छे लोगों को हार्ट अटैक क्यों आता है? शायद उनकी खाने पीने की कुछ नहीं रखते होंगे, प्रॉपर सेहत का ख्याल नहीं रखते होंगे, या जैसे वो कॉमेडियन था ऐसी छोटी मोटी बीमारी को हंस के टाल देता होगा। ये राजू का करैक्टर है। तो आइए आज मेरे साथ आप सब लोग दुआ कीजिए राजू की लंबी उम्र के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें मैं यही कमीज़ एक बार फिर पहन के राजू भैया को मिलने जाऊं। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।